जय हिंद। टेंथ क्लास एसएसटी की यह क्लास है। हिस्ट्री की हमारी बुक चल रही है। पहला चैप्टर चल रहा है नेशनलिज्म इन यूरोप। पहले चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक है द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848। 1830 to 1848. Conservative regimes tried to consolidate their power. Liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Indian and German states, Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, आयरलैंड एंड पोलैंड। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकतों को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। कंजर्वेटिव्स, रूढ़िवादी। एज कंजर्वेटिव रेजिम्स ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकतों को और ज़्यादा कंसोलिडेट करना शुरू किया। कंसोलिडेट मीन्स अपनी ताकत को और ज़्यादा मजबूत करना शुरू किया। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड। उदारवादी और राष्ट्रवादी एक होने लगे, रिवॉल्यूशन में एक साथ आने लगे। इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप, यूरोप के बहुत से क्षेत्रों में, जैसे कि इटालियन और जर्मन स्टेट्स में, द प्रोविनेंस ऑफ ओटोमन अम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड, जैसे कि इटली और जर्मनी के राज्य, ओटोमन साम्राज्य, आयरलैंड और पोलैंड, ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे जहाँ पर रूढ़िवादी ताकतें जब जैसे जैसे बढ़ने लगी तो राष्ट्रवादी और उदारवादी लोग रिवॉल्यूशन में जुटने लगे। आगे है स्टूडेंट्स, दीज रिवॉल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट्स बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट। ये रिवॉल्यूशंस चलाए गए लिबरल नेशनलिस्ट्स के द्वारा। इन क्रांतियों को चलाया गया उदारवादी राष्ट्रवादियों के द्वारा, जो कि शिक्षित मध्यम वर्गीय विशेष परिवारों से थे। एलिट, मिडिल क्लास, एलिट, विशेष मध्यम वर्गीय। नंबर 2 लिख रहा हूँ इसको। नंबर 2, विशेष मध्यम वर्गीय परिवार से थे। अमंग हु वर प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स एंड मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस, जो कि कमर्शियल मिडिल क्लासेस के प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। अपहीवल, स्टूडेंट्स, अपहीवल नंबर 3 लिख रहा हूँ यहाँ। अपहीवल मीन्स विद्रोह। पहला विद्रोह, फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। पहला विद्रोह फ्रांस में 1830 में हुआ। द बुर्बन king who had been restored to power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries. बुर्बो राजा जो 1815 में रूढ़िवादी प्रतिक्रियाओं के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, जो 1815 में
रीस्टोर मीन्स बहाल करना, टू पावर, रीस्टोर टू पावर, दोबारा से सत्ता में बहाल करना। नंबर 4 लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, दोबारा सत्ता में बहाल करना, जिसे दोबारा सत्ता में बहाल किया गया था कंजर्वेटिव्स रिएक्शन के बाद। वर नाउ ओवरथ्रोन, उसको उखाड़ फेंका। बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज, उदारवादी क्रांतिकारियों ने उनको उखाड़ फेंका। हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च विद लुइस फिलिप्स एट इट्स हेड, उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुइस फिलिप्स था। व्हेन फ्रांस स्नीज मेटरनिच वंस रिमार्क्ड द रेस्ट ऑफ यूरोप कैट्स कोल्ड। एक बड़ी विशेष बात मेटरनिक के बारे में कही गई है, मेटरनिक ने कही है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी कि फ्रांस का इतना ज़्यादा प्रभाव दूसरे देशों के ऊपर पड़ता था। व्हेन फ्रांस स्नीज्ड, मेटरनिच ने उल्लेख किया है कि व्हेन फ्रांस स्नीज्ड, कि जब फ्रांस छींकता है तो दूसरे देशों को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एंड अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स। मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को की सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया। यानी कि 1815 की क्रांति के बाद जब 1815 में यह विद्रोह हुआ, 1830 में जब अपहीवल हुआ, 1830 में जब विद्रोह हुआ तो इसका असर ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है भी देखने को मिला। इसका असर बेल्जियम में भी देखने को मिला, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया, जो कि ब्रुसेल्स जो कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से ब्रेकिंग अवे मीन्स टूट गया। नंबर 5 ब्रेकिंग अवे मीन्स टूट जाना या अलग हो जाना, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, जो कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलीट अक्रॉस यूरोप वॉज द ग्रीक वॉर। एक ऐसी घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि ग्रीक वॉर यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, जिससे कि सभी नेशनलिस्ट एक हो गए, जिसने सभी नेशनलिस्ट के बीच में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया, राष्ट्रवाद की फीलिंग को बढ़ाया। ग्रीक हैड बीन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। ग्रीस 15वीं शताब्दी से ही ओटोमन एम्पायर का एक हिस्सा रहा है। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म in Europe sparked of a struggle for independence among the Greeks, which began in 1821. 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया था। यानी कि ग्रीक वॉर फॉर इंडिपेंडेंस ये 1821 से ही शुरू हो गया था। ठीक है। Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture.
यूनान में राष्ट्रवादियों को, जिनको एग्जाइल कर दिया था, बाहर निकाल दिया था, जो कि बहुत से बाहर रह रहे थे, यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति हेलिनिज्म, ठीक है, प्राचीन यूनानी संस्कृति हेलिनिज्म के सपोर्टर थे, उससे सहानुभूति रखते थे, जो कि सिंपैथी रखते थे फॉर एनिशिएंट ग्रीक कल्चर से, जो सिंपैथी रखते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ऊपर की लाइन में आइए। पोएट्स एंड आर्टिस्ट लोडेड ग्रीस एज द कार्डियल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइजेशन पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। कवियों और कलाकारों की मदद से यूरोप की सभ्यता का प्रचार प्रसार किया गया, उनके विचारों का प्रसार किया गया और मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ उनको खड़ा किया। द मुस्लिम पोइट लॉर्ड बायरन, अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन, ऑर्गेनाइज फंड्स, पैसा इकट्ठा किया। लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर, बाद में युद्ध लड़ने भी गया। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, जहाँ पर वह बुखार से मर गया। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अंततः 1832 की कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। यानी कि द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 की जो ट्रीटी थी, उससे फाइनली ग्रीस को एक राष्ट्रीय, एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा मिल गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। रोमांटिक कल्पनाएं और राष्ट्रवाद की भावना। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म did not come about only through wars and territorial expansion। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ है। यानी कि राष्ट्रवाद को केवल युद्ध के जरिए, वार्स के जरिए और टेरिटोरियल एक्सपेंशन, क्षेत्रीय विस्तार के जरिए नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप नहीं हुई है। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई है। ठीक है। कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। राष्ट्र का निर्माण करने के लिए संस्कृति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। राष्ट्रवाद की भावना को कला, पोएट्रीज, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवाद की भावना को और ज़्यादा मजबूत बनाया है। राष्ट्रवाद की भावना को और ज़्यादा शेप मीन्स आकार प्रदान किया है। लेट अस लुक एट रोमांटिकिज्म, ए कल्चरल मूवमेंट विच sought to develop a particular form of nationalist sentiments। Romantic artists and poets generally criticize the glorification of reason and science। आइए हम उन रोमांटिकता को देखते हैं। एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, जो एक खास तरह की फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स, यानी कि हम उन रोमांटिक कल्चर को देखते हैं
जो कि एक विशेष तरह की, एक खास तरह के नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को जन्म देता था। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। आमतौर पर रोमांटिक कलाकार और कवि जो तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देते थे। उस समय के रोमांटिक पोइट्स इस बात पर जोर दे देते कि राष्ट्रवाद की फीलिंग अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावनाओं के द्वारा जागृत हुई है। अदर रोमांटिक सच एज जर्मन फिलोसोफर, एक और रोमांटिक जर्मन फिलोसोफर जॉन गोटफ्रीड हैडर 1744 से 1803, जिसने काम किया है, क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। दास वोल्क किसको कहा गया है? कॉमन जर्मन पीपल्स को। जर्मन दार्शनिक जो कि रोमांटिकिज्म की तरह की पोएट्स लिखता था, उसने कहा है कि राष्ट्रवाद की भावना आम लोगों से जन्मी है। जर्मन दार्शनिक योहान गॉडफ्रीड जैसे फिलोसोफर ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में रहती है। It was through folk songs, folk poetry and folk dance that the true spirit of the nation was popularized. राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्यों और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। So, collecting and recording these forms of folk culture was essential to project of nation building. इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, इनको लोगों को समझाना, बताना, गाना, राष्ट्र निर्माण की, नेशन बिल्डिंग की को प्रोजेक्ट करना की तरह था। The emphasis on vernacular language and the collection of local folk were not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. ऐसे इलिटरेट पर्सन यूनानी बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। यानी कि कविताओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से लोकगीतों को, लोक कथाओं को संग्रह करने का उद्देश्य नेशन बिल्डिंग के साथ साथ लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को भरने के लिए भी एक प्रयास था। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड, which had been partitioned at the end of the 18th century by the great powers Russia, Prussia and Austria. Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, ठीक है। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड, यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, परसा और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया। जिसका 18वीं शताब्दी में बड़ी शक्तियां रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रेलिया ने विभाजन कर दिया, बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। पोलैंड अब स्वतंत्र क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्र भावना जीवित रखी गई। पोलैंड अब एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, लेकिन नेशनल फीलिंग्स को जीवित रखा गया, एलाइव रखा गया, जीवित रखा गया थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज, म्यूजिक और लैंग्वेज के जरिए। कैरोल कोर्नपिनिस्की रखा गया, कैरोल
Kurpinski, for example, celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dance like the Polonaise and Majuruka into nationalist symbol. कैरोल कुरपिंस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और गीत से गुणगान किया और पोलनेस और माजुरुका जैसे नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। यानी कि पोलोनाइज एंड मजुरुका जैसे नृत्य को उसने नेशनलिस्ट सिंबल्स के रूप में बना दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे पैराग्राफ में कह रहा है, भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूस भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। पोलिश भाषा को हटाकर रूसी भाषा को लागू किया गया, जर्मन भाषा को लागू किया जाने लगा। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। 1831 में रूस के अगेंस्ट एक सशस्त्र आर्म रिबेलियन हुआ जिसे अल्टीमेटली क्रस्ड, जिसको कुचल दिया गया। Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance, जिसके लिए बहुत से राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा भाषा को एक हथियार बनाया गया। चर्च के आयोजन, गैर संपूर्ण धार्मिक शिक्षाओं में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। ऐसी जगह जैसे कि चर्च की गैदरिंग्स, रिलीजन इंस्ट्रक्शन, वहाँ पर पोलिश भाषा का इस्तेमाल किया गया। एज अ रिजल्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड bishops were put in jail for sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. रशियन भाषा में ना पढ़ाने की बजाय, रशियन भाषा में ना पढ़ाकर मना करने से, रशियन भाषा में पढ़ाने से, प्रीच देने से, उपदेश देने से मना करने के बाद बहुत से प्रीस्ट और बिशोप को जेल में डाला गया पनिशमेंट के तौर पर। द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। पोलिश भाषा रशियन डोमिनेंस के खिलाफ, रशियन प्रभुत्व के खिलाफ, डोमिनेंस प्रभुत्व, रशियन प्रभुत्व के खिलाफ एक हथियार बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।